कहानी की शुरुआत में एक लड़की छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र किनारे आई हुई होती है। माहौल सामान्य रहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके कान का एक झुमका गायब है। वो पहले सोचती है कि शायद कुछ देर पहले तस्वीरें खींचते समय अनजाने में उसका झुमका समुद्र में गिर गया होगा। उसकी सबसे करीबी दोस्त जो पास ही खड़ी होती है, ये सुनते ही बिना देर किए सीधे पानी में उतर जाती है ताकि झुमका ढूंढकर वापस ला सके। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, अचानक भीतर से एक अनजान और असामान्य सी आवाज सुनाई देने लगती है। उसी क्षण समुद्र का पानी भी अजीब तरह से बदलता हुआ नजर आता है। अचानक समुद्र का पानी ऐसे खौलने लगता है मानो भीतर से तेज गर्मी उठ रही हो। कुछ ही क्षणों में कांच की बनी उनकी नाव टूटकर बिखर जाती है और पानी में मौजूद सभी लोग जान गंवा देते हैं। कुछ समय बाद 4 सदस्यों का एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए उसी समुद्री द्वीप ला पाल्मा पहुंचता है। इस जगह को लोग वोल्केनो आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। हालांकि वर्ष 1948 के बाद से यहाँ कोई विस्फोट दर्ज नहीं हुआ था। जिमे और उसके पति ने अपनी बिगड़ती शादी को संभालने की कोशिश में यह यात्रा तय की थी। वे इस छुट्टी को अपने रिश्ते को फिर से सामान्य बनाने का अंतिम अवसर मान रहे थे। जब पूरा परिवार तैरने के लिए तैयार हो रहा होता है, उसी दौरान उनकी बड़ी बेटी सारा को जमीन पर एक जोड़ी झुमके दिखाई देते हैं। पिता उन्हें देखकर स्पष्ट कर देते हैं कि ये उनके परिवार के नहीं हैं। सारा इस बात को गंभीरता से नहीं लेती और झुमकों को पास रखी मेज पर रख देती है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव बनने वाली है, जहां उन्हें एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच पहाड़ी इलाके में जियोलॉजिकल सर्वे विभाग की वैज्ञानिक मैरी अपने एक सहयोगी के साथ नियमित जांच के लिए निकलती है। वे रोज की तरह एक गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन आज वहां का दृश्य अलग होता है। गुफा की दीवारों पर पत्थरों के ऊपर सीमेंट जैसी परत जमी हुई नजर आती है, जो मैरी ने अपने पूरे करियर में पहले कभी नहीं देखी थी। वो तुरंत नमूने इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसी समय उसके दाढ़ी वाले साथी की नजर जमीन पर पड़ी कई मृत चमगादड़ों पर जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि गुफा के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से काफी अधिक है। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात ये होती है कि गुफा की छत पर उन्हें एक असामान्य दरार दिखाई देती है। बड़ी बेटी खेलने के लिए बाहर निकल जाती है और छोटे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी निक के पास रह जाती है। बेटे के साथ समय बिताते हुए अचानक उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, जो पास ही खड़े एक स्पेनिश व्यक्ति के साथ हंसते हुए बातचीत कर रही होती है। ये दृश्य देखकर निक के भीतर नाराजगी उभर आती है। इसी बीच जब वह दोबारा बेटे की तरफ देखता है तो बच्चा वहां मौजूद नहीं होता। घबराहट में वह आसपास उसे खोजने लगता है। उसे अंदाजा होता है कि शायद बेटा अपनी बहन को ढूंढते हुए समुद्र तट की ओर चला गया होगा। वह तेजी से बीच की तरफ दौड़ता है और ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारने लगता है। कुछ समय बाद उसे दूर एक चट्टान पर एक छोटा सा लड़का खड़ा नजर आता है। निक पास पहुंचकर देखता है कि उसका बेटा समुद्र की दिशा में चुपचाप देख रहा है। दरअसल बच्चे ने पानी में असामान्य संख्या में कछुओं को एक जगह जमा होते देखा था, जैसे वे सभी एक साथ किसी दिशा में निकलने की तैयारी कर रही हों। उधर मैरी अपनी जांच पूरी कर चुकी होती है। गुफा के अंदर का वातावरण अब पहले जैसा सामान्य नहीं लग रहा था। गुफा से लाए गए पानी के नमूनों की जांच में किसी भी तरह के अतिरिक्त खनिज तत्व नहीं मिले। इससे स्पष्ट हो गया कि पानी लंबे समय से भीतर जमा नहीं था, बल्कि हाल ही में पहाड़ के अंदर प्रवेश कर सीधे गुफा तक पहुंचा था। इसका सीधा अर्थ था कि जो दरार उन्हें दिखाई दी थी वो नई बनी थी, अधिकतम 2 हफ्तों के भीतर। अगर ये अनुमान सही था तो द्वीप पर मौजूद सभी लोग संभावित खतरे में थे। स्थिति की गंभीरता समझते हुए मैरी और उसके साथी ने निर्णय लिया कि वे एक बार फिर पहाड़ पर जाकर दरार के ऊपरी हिस्से का निरीक्षण करेंगे। दोनों वाहन से ऊपर पहुंचते हैं। वहां का दृश्य पहले से ज्यादा चिंताजनक होता है। दरार का एक किनारा नीचे की ओर खिसकना शुरू कर चुका था। वे तुरंत अपने उपकरण स्थापित करते हैं और माप लेना आरंभ करते हैं। आंकड़े उनकी शंका की पुष्टि करते हैं। दरार लगातार सरक रही थी। गति भले धीमी थी, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो बड़े पैमाने पर विनाश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। उधर जियोलॉजिकल विभाग में भी चेतावनी संकेत मिलने लगे थे। पहाड़ी क्षेत्र के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा था और हल्के भूकंपीय झटके दर्ज किए जा रहे थे। डायरेक्टर ने तुरंत नेशनल गार्ड से संपर्क करने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पहाड़ के पास मौजूद पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। उसी दौरान मैरी का फोन आता है। जब डायरेक्टर को पता चलता है कि वे दोनों अभी भी पहाड़ पर मौजूद हैं, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। डायरेक्टर घबराकर उन्हें तुरंत उपकरण वहीं छोड़कर नीचे लौटने का आदेश देता है।
माप लेते समय अचानक दरार से सफेद धुएं का गुबार उठने लगता है। ये देखते ही मैरी और उसका साथी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नीचे की ओर भागते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ पर्यटक मिलते हैं जो पहाड़ पर कैंप लगाए हुए थे। स्थिति को समझते हुए मैरी जोर से सबको वहां से हटने और सुरक्षित जगह भागने की चेतावनी देती है, क्योंकि ये ज्वालामुखी गतिविधि का स्पष्ट संकेत था। कुछ समय बाद जब मैरी को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका साथी जहरीली गैस के असर से गंभीर अवस्था में है और कोमा में चला गया है। इस घटना में ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में विषैली गैस निकली थी, लेकिन सौभाग्य से किसी की मृत्यु नहीं हुई। फिर भी डायरेक्टर जानता था कि ये केवल शुरुआत है। आमतौर पर गैस निकलने के बाद राख और फिर लावा का चरण आता है। यदि पहाड़ का कोई बड़ा हिस्सा समुद्र में जा गिरा तो सुनामी उठ सकती है। ऐसी लहरें जो विश्व भर के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। कई महाद्वीप इसकी चपेट में आ सकते हैं और छोटे द्वीपीय देश तो पूरी तरह डूबने के खतरे में होंगे। केवल लोगों को सुरक्षित निकालने में ही अरबों डॉलर का खर्च आ सकता है, लेकिन आर्थिक नुकसान से भी बड़ा खतरा था। घबराहट और अव्यवस्था के कारण और भी जाने जा सकती थीं। यही वजह थी कि डायरेक्टर पुख्ता प्रमाण मिलने तक इंतजार करना चाहता था। मैरी इस देरी के पक्ष में नहीं थी। उसने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बाद में हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। आखिरकार दबाव में डायरेक्टर उसके साथ मेयर से मिलने जाता है, मगर मेयर भी सतर्क रुख अपनाता है। जब तक पूरी तरह निश्चितता न हो, वो सार्वजनिक चेतावनी जारी करने को तैयार नहीं था। एक और गलत अलार्म उसकी कुर्सी के लिए खतरा बन सकता था। मैरी और डायरेक्टर के तर्कों के बावजूद मेयर इंतजार करने का निर्णय लेता है। उधर रिजॉर्ट में निक और जीमे के बीच फिर से बेटे को लेकर विवाद हो जाता है। जीमे सवाल उठाती है कि बेटे के अचानक गायब होने की बात उसे तुरंत क्यों नहीं बताई गई। निक भी आक्रोश में जवाब देता है कि जीमे दिन भर बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती। परिवार के भीतर कोई भी दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं था। इसी दौरान सारा की स्थिति भी बिगड़ जाती है। जिस लड़की से वो एक दिन पहले ही दोस्त बनी थी, वही अब उस पर नाराज हो जाती है। कारण ये था कि सारा से अनजाने में उसका एक वीडियो आगे साझा हो गया था। वो वीडियो किसी लड़के ने चुपके से रिकॉर्ड किया था, लेकिन गुस्सा सारा पर ही उतारा गया। वीडियो शेयर होने की बात पर सारा पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसी दौरान पास वाले कमरे से माता पिता के झगड़े की आवाजें भी सुनाई देती रहती हैं। माहौल उसे और बेचैन कर देता है। वो चुपचाप रिसोर्ट से निकलती है और सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहां से वो नॉर्वे में रहने वाले अपने मामा को फोन करती है और उनसे वापसी का टिकट बुक करने को कहती है। मामा कारण पूछते हैं कि वो अकेले क्यों लौटना चाहती है, लेकिन सारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती। फोन कटने के बाद मामा चिंतित हो जाते हैं और अपनी बहन जिमे को कॉल करते हैं। उस समय जिमे योगा कर रही होती है, इसलिए कॉल सुन नहीं पाती। इसी बीच जियोलॉजिकल विभाग को नई चेतावनी मिलती है। द्वीप पर लगातार माइक्रो ट्रेमर्स दर्ज होने लगते हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ रहा होता है। संकेत साफ था, ज्वालामुखी सक्रिय हो सकता है। डायरेक्टर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को निर्देश देता है कि ला पाल्मा से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रोका जाए, क्योंकि राख इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन हालात तेजी से बदलते हैं। अचानक पहाड़ की चोटी की दिशा से तेज धमाके की आवाज गूंजती है। उसी समय सारा जिस विमान में बैठी होती है वो रनवे पर दौड़ रहा होता है। पायलट को उड़ान रोकने का संदेश मिल चुका होता है, पर रनवे छोटा होने के कारण विमान को उड़ान भरनी पड़ती है। उधर जिमे को अपने भाई की मिस्ड कॉल दिखाई देती है। वो तुरंत वापस फोन करती है और उसे पता चलता है कि सारा एयरपोर्ट चली गई थी। ये सुनते ही वो घबराकर निक को ढूंढने लगती है। तभी चारों ओर फैलती राख के बीच एक विमान की तेज आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल जोरदार विस्फोट होता है। जिमे स्तब्ध रह जाती है। उसे ये तक नहीं पता होता कि सारा उस विमान में थी या नहीं। जब दोनों एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी जिमे को भाई का संदेश मिलता है। विदेश मंत्रालय में काम करने के कारण उसे विमान दुर्घटना की सूचना पहले ही मिल चुकी होती है। राहत दल काम में जुट चुके होते हैं और जीवित बचे लोगों को द्वीप के एकमात्र अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। अस्पताल पहुंचकर जिमे और निक घंटों तक सारा को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। स्टाफ उन्हें यात्री सूची दिखाता है। जिन नामों पर निशान लगा है वे अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी लापता हैं। सूची में सारा का नाम मौजूद होता है, पर उसके सामने कोई निशान नहीं होता। ये देखकर दोनों निराश हो जाते हैं। हताश होकर वे होटल लौटते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते ही वे चौंक जाते हैं। सारा सुरक्षित अंदर बैठी होती है। असल में जब वो विमान में चढ़ रही थी, उसी समय उसे अपनी दोस्त का संदेश मिला था। दोस्त ने माफी मांगी थी और उसे वापस आने को कहा था। सारा ने उड़ान से पहले ही विमान छोड़ दिया था।
बाद में उसकी दोस्त को भी एहसास होता है कि वही संदेश अनजाने में उसकी जान बचा गया। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती मजबूत हो जाती है। उधर जियोलॉजिकल विभाग में स्थिति और गंभीर हो जाती है। वैज्ञानिकों का मत है कि तुरंत द्वीप खाली कराया जाना चाहिए, लेकिन मेयर अब भी सहमत नहीं होता। उसका तर्क है कि इससे अफरा तफरी फैल सकती है और पहले भी राख निकल चुकी है। हर बार बड़ी आपदा नहीं आई, गलत चेतावनी से प्रशासन की साख पर असर पड़ सकता है। जब डायरेक्टर समझ जाता है कि आधिकारिक अलर्ट जारी नहीं होगा तो वो स्वयं निर्णय लेता है। वो अपने कर्मचारियों को तुरंत द्वीप छोड़ने का आदेश देता है और खुद अंत तक रुकने का निश्चय करता है। मैरी इस फैसले से संतुष्ट नहीं होती। उस पर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसका भाई नशे की हालत में एक बार में हंगामा कर रहा है। वो उसे लेने जाती है, लेकिन उल्टा पुलिस उसे ही सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में ले लेती है। होश आने पर उसके भाई को अपनी गलती समझ आती है। वो थाने पहुंचकर बहन से मिलने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके लिए वकील की व्यवस्था करेगा। समय तेजी से बीत रहा था। ज्वालामुखी किसी भी क्षण विस्फोट कर सकता था। अब सवाल ये था कि ये भाई बहन इस द्वीप से कैसे निकल पाएंगे। संभावना ये थी कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर सकता है और सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक साबित हो सकती थी। रात के दौरान ज्वालामुखी के मुंह से फिर सफेद धुआं उठने लगता है। संकेत साफ था कि गतिविधि बढ़ रही है। उसी समय निक और उसका परिवार समुद्र में तैराकी कर रहा होता है। उन्हें आसन खतरे का अंदाजा नहीं होता। अचानक जिमे का फोन बजता है। कॉल उसके भाई का होता है। वो बताता है कि सरकार को स्थिति की जानकारी है, लेकिन घबराहट रोकने के लिए इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। उसने चुपचाप उनके लिए एक फेरी में सीट बुक कर दी है, जो कुछ ही मिनटों में उन्हें टेनेरिफ पहुंचा सकती है। वहां से वे आगे की उड़ान लेकर घर लौट सकते हैं। फेरी के रवाना होने में लगभग 20 मिनट बाकी होते हैं। समय कम है। जिमे तुरंत निक और बच्चों को लेकर निकलने की तैयारी करती है। इसी बीच सारा आग्रह करती है कि उसकी दोस्त शेरी को भी साथ चलना चाहिए। वो कई बार कॉल करती है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। जब जिमे कहती है कि सुनामी का खतरा है और अब रुकना संभव नहीं, तब सारा अनिच्छा से परिवार के साथ चलने को तैयार होती है। बाहर पहुंचने पर उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलती। समय तेजी से निकल रहा होता है। तब निक एक गुजरते ट्रक को रोकता है और परिवार को उसमें बैठा देता है। मजदूरों के समझने से पहले ही वो ट्रक लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद मजदूर उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। स्थिति बिगड़ती देख निक जिमे और बच्चों को फेरी में चढ़ने को कहता है और खुद पीछे रुक जाता है। मजदूर उसे घेर लेते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। अंततः वो अपना बटुआ उन्हें दे देता है। तब जाकर वे हटते हैं, लेकिन तब तक फेरी चल चुकी होती है। निक किनारे खड़ा देखता रह जाता है कि उसका परिवार दूर जाता जा रहा है। उधर शेरी समुद्र तट पर होती है। फोन पर मिस्ड कॉल देखकर वो सारा से संपर्क करती है। सारा उसे तुरंत टेनेरिफ पहुंचने का कोई तरीका खोजने को कहती है। कुछ देर बाद पहाड़ की दिशा से तेज कंपन शुरू हो जाता है। अपने ऑफिस में मौजूद डायरेक्टर समझ जाता है कि अब स्थिति गंभीर है। वो तुरंत मेयर कार्यालय को फोन कर आपातकालीन निकासी की घोषणा करने की मांग करता है। फेरी छूट जाने के बाद निक स्पीड बोट किराए पर लेने की कोशिश करता है ताकि टेनेरिफ पहुंच सके, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट बजता है, स्टाफ नाव देने से इनकार कर देता है। उसी समय होटल में मिला उसका एक परिचित वहां पहुंचता है। वो बताता है कि उसने एक नाविक को पैसे देकर तैयार कर लिया है। दोनों समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां नाविक इंतजार कर रहा होता है। उसने निक के लिए अंतिम टिकट सुरक्षित रखा होता है। वे नाव में बैठने ही वाले होते हैं कि पीछे से ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ता है। उसी क्षण एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लिए दौड़ती हुई आती है और मदद की गुहार लगाती है। निक कुछ पल सोचता है और अपनी सीट उस महिला और बच्चे को दे देता है। उसका दोस्त ये देखकर निराश होता है, लेकिन निक बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाता है। अस्पताल में भर्ती दाढ़ी वाला व्यक्ति धमाकों की आवाज से होश में आ जाता है। बाहर आकर वह हालात का आकलन करता है। घबराने के बजाय वो सीधे डायरेक्टर के कार्यालय की ओर बढ़ता है ताकि अंतिम समय में उसके साथ रह सके। दूर खड़ा निक पहाड़ से उठती आग और लावा को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। वो जिमे को फोन कर बच्चों का ख्याल रखने को कहता है और संकेत देता है कि शायद वो लौट ना सके। इधर मैरी का भाई किसी तरह थाने की चाबी हासिल कर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन निकलते समय वो पास की कोठरी में बंद एक अन्य कैदी को भी आजाद कर देता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही उनकी मुलाकात निक से होती है। वो बताता है कि अब तक सभी नावें जा चुकी हैं। तभी मैरी का भाई याद दिलाता है कि उसके पास एक स्पीड बोट है, जिसे उसने पहले मछली पकड़ने के दौरान एक सुनसान जगह पर छुपा कर रखा था। ये सुनकर निक को उम्मीद मिलती है।
तीनों तुरंत समुद्र किनारे पहुंचते हैं और छिपी हुई बोट ढूंढ लेते हैं। वे उसे चालू करने ही वाले होते हैं कि पीछे से एक हथियारबंद आदमी आ पहुंचता है। वही कैदी जिसे कुछ देर पहले आजाद किया गया था, अब नाव पर कब्जा करना चाहता था। मैरी का भाई समझाने की कोशिश करता है कि नाव में एक और व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन वो आदमी पूरी बोट अपने साथियों के लिए चाहता था। बहस के बीच गोली चलती है और मैरी का भाई घायल हो जाता है। मैरी उसके पास दौड़ती है, लेकिन वो ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाता। तभी अन्य बदमाश भी वहां पहुंच जाते हैं। निक तुरंत मैरी को बोट में बैठाता है। उसके हाथ में बंदूक होने के कारण बाकी लोग पास नहीं आ पाते। किसी तरह इंजन चालू कर वे द्वीप से दूर निकल जाते हैं, जहां ज्वालामुखी तेजी से विनाश फैला रहा होता है। इसी दौरान निक को उसके साले का संदेश मिलता है। जानकारी दी जाती है कि टेनरीफ में एक सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित किया गया है, जहां पहुंचना ही अब बचाव का एकमात्र विकल्प है। मैरी सदमे में खड़ी रह जाती है, लेकिन निक उसे संभाल कर नाव की दिशा बदलता है। वे संभावित सुनामी से पहले सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ टेनरीफ एयरपोर्ट पर अंतिम उड़ान की तैयारी चल रही होती है। जिमे अपने बेटे और सारा के साथ गेट तक पहुंचती है। जांच के दौरान अतिरिक्त पासपोर्ट देखकर स्टाफ पूछताछ करता है। जिमे बताती है कि उसका पति पीछे रह गया है और संभव है कि वह आ जाए। इसके बाद उन शेरी की चिंता है। थोड़ी देर में वह शेरी को एयरपोर्ट पर देखती है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग की अनुमति नहीं होती। सारा एक निर्णय लेती है। उड़ान से ठीक पहले वह अपने बैग से पिता का बोर्डिंग पास निकालकर शेरी को दे देती है और उसे साथ ले आती है। जिमे और उसका बेटा सीट पर बैठ चुके होते हैं, लेकिन सारा दिखाई नहीं देती। विमान उड़ान की तैयारी में होता है। जिमे घबराकर बाहर निकलने का फैसला करती है। लोग रोकते हैं, पर वो नहीं रुकती। उसी समय डायरेक्टर और दाढ़ी वाला व्यक्ति सुरक्षा सूट पहनकर ज्वालामुखी के पास पहुंच चुके होते हैं। उन्हें पता है कि अब निकलना संभव नहीं। वे वहीं खड़े रहते हैं। दाढ़ी वाला व्यक्ति अपनी जेब से पुरानी रेड वाइन की बोतल निकालता है, लेकिन उससे पहले ही वर्षों से शांत ज्वालामुखी पूरी ताकत से विस्फोट कर देता है। भीषण धमाकों के साथ द्वीप दो हिस्सों में बंट जाता है। पहाड़ का एक बड़ा भाग समुद्र में गिरता है और विशाल लहरें उठती हैं। इसी बीच सारा और शेरी विमान में लौट आती हैं। वे जिमे को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है, क्योंकि विमान टेक ऑफ करने वाला होता है। सारा को ये नहीं पता कि उसकी माँ और भाई अभी भी बाहर हैं। सौभाग्य से जिमे को अपने भाई का संदेश मिल जाता है, जिसमें दूसरे सुरक्षित क्षेत्र की जानकारी होती है। वो तुरंत बेटे के साथ उस दिशा में भागती है। कुछ एयरपोर्ट कर्मचारी भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तभी सुनामी एयरपोर्ट की ओर बढ़ती है। विमान रनवे पर आगे बढ़ता है और जमीन दरकने लगती है। दूसरी ओर निक और मैरी अपनी बोट से सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, भले ही उनके फोन बंद हो चुके हों। किनारे पहुंचकर वे देखते हैं कि कई लोग पहले से वहां मौजूद हैं। ये सब निक के साले की पहल से संभव हुआ था, जिसने विशेषज्ञों से सलाह लेकर स्थान चिन्हित किया और जोखिम उठाकर मीडिया के माध्यम से सूचना साझा की। सुनामी की लहरें एक घेरे की तरह फैलती हैं और टेनरिफ के पूर्वी हिस्से में आपस में टकराकर कमजोर हो जाती हैं। वही क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। इसके बावजूद निक अपने परिवार को आसपास नहीं देख पाता। उसे बताया जाता है कि द्वीप का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और अंतिम उड़ान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये सुनकर वो निराश हो जाता है। कुछ समय बाद दूर से परिचित आवाज सुनाई देती है। दुर्घटना के बाद भी कुछ यात्री जीवित बच गए थे। सारा होश में आती है और शेरी को बेहोश पाती है। वो तुरंत सीपीआर देती है और एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से शेरी की जान बच जाती है। विमान से बाहर निकलते ही चारों ओर विनाश का दृश्य होता है। इस आपदा ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया था और कुछ छोटे द्वीप पूरी तरह डूब चुके थे। निक और जिमे को लगता है कि वे शायद सारा को खो चुके हैं। तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उतरता है। उनका बेटा सबसे पहले सारा को पहचान लेता है। आखिरकार पूरा परिवार फिर एक साथ मिल जाता है, लेकिन मैरी अकेली खड़ी रहती है। इस आपदा में उसने अपने भाई को खो दिया था। उसे मालूम था कि उसके जीवन में अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।